नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं विप्लव कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सफलता की कहानी सीरीज़ में आज सफलता की कहानी परवीन की ज़ुबानी सुनाएंगे। परवीन वर्मा, जिन्होंने नेट और जीआरएफ में तो शानदार सफलता पाई ही है, साथ ही पीएचडी भी कर रहे हैं और भिन्न भिन्न पत्र और पत्रिकाओं में इनका लेखन छपते रहता है और कवि के रूप में भी ये प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आज हम परवीन से मिलाएंगे। उससे पहले दोस्तों, आज हम हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के एक लाइन से शुरू करेंगे। दोस्तों, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप समझ सकते हैं इंतजार करने वालों और कोशिश करने वालों के बीच हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है। दोस्तों, हार्ड वर्क, कठिन मेहनत, ये सफलता का एक सीरीज होता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्म को ही धर्म समझता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। तो आज सफलता की कहानी परवीन की जुबानी हम सुनाने जा रहे हैं। और सबसे पहला प्रश्न है परवीन, जब आपने नेट और जीआरएफ की तैयारी शुरू की तो शुरुआत के दिनों में आपने किस किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया? तो सबसे पहले सर नमस्ते। नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जो मुझे बोलने का मौका दिया। और मेरा नाम परवीन वर्मा है और मैं फिलहाल अभी सर पीएचडी कर रहा हूँ। तो सर सबसे शुरुआती क्वेश्चन ये है कि आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा शुरुआती? सर पहली समस्या तो मुझे ये पता ही था कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। 2016 में मेरा एमए हुआ था। उस दौरान पता था कि नेट जीआरएफ होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि तैयारी कैसे करनी, कि कैसे हम उन पहलुओं को छू पाए, देख पाए, जहां तक हमें ये लक्ष्य प्राप्त होता है। तो उस दौरान सर मैंने आपके पास आया, कोचिंग ज्वाइन की। कोचिंग ज्वाइन पहले ही दिन मैंने मन बना लिया था कि मुझे यहीं से करना है। उस दौरान मुझे पता लगा कि पढ़ने का तरीका एकदम बिल्कुल अलग है। जो हम पढ़ते हैं और एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, उसके हिसाब से बिल्कुल अलग, क्योंकि हम सब्जेक्टिव पढ़ते आ रहे थे बीए एमए में, लेकिन मांग एग्जाम की है ऑब्जेक्टिव। तो हमें तैयारी का कैसे करनी है, ये सर मुझे वहां से पता लगा कि कोडिंग कैसे बनाए हम रचनाओं की, ये रचनाकारों की। तो ये चीज पहली समस्या थी। तो ये सारा समस्या का समाधान आपकी कोचिंग में आके मिल गया। बिल्कुल। परवीन, दूसरा सवाल है कि कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले और ज्वाइन करने के बाद आप में किस तरह का बदलाव आया? इस बदलाव को आप किस रूप में देखते हैं? सर बहुत काफी बदलाव है, पढ़ाई के स्तर पर और जीवन के स्तर पर। पढ़ाई के स्तर पर मैं देखूं तो एक तो पहले मैंने मेहनत करना सीखा। कोचिंग में आके हम कैसे मेहनत करनी चाहिए, कैसे हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए, उस लक्ष्य के लिए हमें कर्म करना चाहिए। तो ये चीज मुझे आपके पास आके पता लगी। और पढ़ाई का स्तर काफी मेरा बहुत बड़ा। आप हमें ऑब्जेक्टिव कराते हो क्योंकि उसकी मांग है, लेकिन साथ साथ हमें सब्जेक्टिव भी पढ़ाते हो। मुझे याद है जब आप भारतेंदु पढ़ाते हो, उससे पहले आप हमें नवजागरण की परिस्थितियां बताते हो, उस समय का समय बताते हो, उस समय क्या क्या घटनाएं घटी वो बताते हो। और भक्ति काल भी जब आप पढ़ाते हो तो भक्ति काल का उद्भव बताते हो। तो हमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमें सब्जेक्टिव भी तैयारी आपके पास सर हमारी होती रही। तो ये काफी बदलाव आए। तो मैंने मेहनत करना सीखा, एक तो पढ़ाई के स्तर पर काफी बदलाव आया, तो दूसरे जीवन के स्तर पर भी बदलाव आया कि जीवन को आप किस तरह से देख रहे। पहले ये था हम कि हताश हो जाते थे बहुत जल्दी, लेकिन आपके पास आके वो सारा हताशा निराशा दूर हो गई, क्योंकि आप मोटिवेट इतना कर देते हो कि बच्चा कभी हताश ही नहीं हो सकता। ये काफी बहुत अच्छा परवीन। हम जैसे कि आप जानते हैं कि हम संपूर्ण साहित्य को एक कोडिंग वे भी देते हैं। कॉन्सेप्ट तो क्लियर करते ही हैं, कोडिंग वे देते हैं, यानी कोड कर देते हैं। इस कोड को आप किस रूप में देखते हैं? कितना सहायक होता है कोडिंग क्लास में?
सर बहुत ही सहायक होता है, क्योंकि एग्जाम की मांग ही है कोडिंग। फिलहाल पहले सब्जेक्टिव आता था, तो आप सब्जेक्टिव पढ़ाते थे। अब ऑब्जेक्टिव आता है तो आप ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाते हो, साथ साथ सब्जेक्टिव भी पढ़ाते हो। तो समय के अनुसार सर हमें बदलना ही पड़ता है, जैसे जैसे समय की मांग होती है। कोडिंग से सर एक तो मुझे पूरे साहित्य पे पता लगा कि कौन कौन से रचनाकार हैं और कौन कौन सी उनकी रचना है। तो हम आदिकाल से शुरू करते हैं, आधुनिक तक ले जाते हैं, फिर पाश्चात्य, भारतीय, सारा मतलब बोध हो गया था इस बात का कि ये रचनाकार है। और आप जब पढ़ाते हो इनको तो सब्जेक्टिव वे में पढ़ाते हो, जैसे अरस्तु हो गया, प्लेटो हो गया, भारतीय काव्य शास्त्र में जाओगे तो भरत मुनि हो गया, भामा हो गया, क्षेमेंद्र हो गया। वहीं मध्यकाल में आप जाओगे, कबीर से लेकर तुलसी, सूर, जायसी, ये सारा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की भी हमारी तैयारी होती है। तो काफी बहुत चीज पता लगी कि ये रचनाकार भी है, उन्होंने ये रचनाएं भी लिखी हैं और किस समय में लिखी, किन परिस्थितियों में लिखी। तो काफी बहुत कुछ सीखने को मिला। वेरी गुड प्रवीण। दूसरा सवाल है मोटिवेशन, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे अगर एक बार असफल हो जाते हैं तो बड़े परेशान होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो पढ़ना भी छोड़ देते हैं। तो उनके लिए मोटिवेशन किस रूप में काम आता है? आपने भी असफलता देखी है, उस मोटिवेशन को आप किस रूप में देखते हैं? सर काफी बहुत बड़ा परिवर्तन करता है मोटिवेशन, कि आपकी सोच कैसी है, आप सकारात्मक है उस चीज को लेकर या नहीं है। मेरे सामने भी ये समस्या आई जब मेरा पहली बार नहीं हुआ था, काफी मैं हताश निराश हो गया। लेकिन मुझे आपकी बातें याद रहती हैं, पिताजी की बातें याद रहती हैं, तो उससे मेरे को काफी सहायता मिली आगे बढ़ने के लिए कि कर्म करो, कर्म के सिवा कुछ मत करो। बस कर्म होने को हमारे पास बहुत कुछ नहीं है सर, लेकिन पाने को सारा जहां आम व्यक्ति के पास। तो हम तो आम इंसान हैं, बस कर्म के प्रति आप निष्ठावान हो। यही सर, यही हो गया था कि मन में कि बस कर्म करना है, लक्ष्य को देखना ही नहीं है। तो यही मेरे को आपसे सीखने को मिलता रहता है, उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ता गया। वेरी गुड प्रवीण, बहुत अच्छा प्रवीण। प्राय ये माना जाता है कि चुनौतियां कहती है पीछे जा। जब भी चुनौतियां आती है तो लोग पीछे हटने को सोचने लगता है, और दूसरे तरफ मोटिवेशन, हौसला चुपके से कहता है एक बार और कदम बढ़ा। इस तरह का दौर कभी आपने सामना किया है कि जब पूरी चुनौतियां आपके सामने हो? जी सर, बिल्कुल किया है सर। मुझे 2016 में मेरा एमए हो गया था, फिर मैंने 1-2 साल मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था उस समय। पहली बार मेरा नेट नहीं हुआ था, दूसरी बार मेरा नेट हो गया था, लेकिन मैंने कई इंटरव्यू दिए। लगभग मैंने सर अब तक 12-15 इंटरव्यू दे चुका था। तो उस समय मेरे को कईयों ने भी कहा कि बीएड कर ले, ये कर ले, वो कर ले, काफी सजेशन आते रहते थे। लेकिन नहीं, मेरे को एक मन बन गया था कि इसी में करना है मुझे, कुछ नहीं करना, करूंगा तो यही करूंगा वरना कुछ नहीं करूंगा। और इस चीज के लिए मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप हमें एकदम मोटिवेट इतना करते हो कि बंदा दूसरी बार में कुछ सोच ही नहीं सकता। बहुत अच्छा प्रवीण। दूसरा सवाल है कि आपने तैयारी के दौरान किन किन बिंदुओं को अपनी परीक्षा के लिए ध्यान में रखा, और आप जो अभी पेपर होने जा रहा है उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो भी किन किन बिंदुओं को ध्यान रखें? जी सर, सर पहली बार तो टेनियर आप उठा के देखें और आपकी कहाँ कहाँ पर कमियां हैं। जब एग्जाम टेस्ट आप बनाते हो उसमें आपकी कहाँ का कमियां होती है आपको पता लग जाए। मेरे को भी पता लग गई थी कि मेरे तर्क में क्वेश्चन काफी गलत होते थे, 15 में से 5 सही, कभी 7, कभी 8 ऐसे होते थे। लेकिन आप सर हमें एग्जाम से पहले 1 महीना तर्क के क्वेश्चन आप हमें कराते हो, तो उससे काफी मुझे आसानी हुई। उसमें मैंने काम किया तर्क पहले पे और पंक्तियों पे। अब तो पैटर्न चेंज हो गया, हमारे समय में पैटर्न चेंज हो गया था, वो अर्थ पूछता है पंक्तियों, तो उस पर भी आप हमें काम करवाते हो। तो इन बिंदुओं पे मैंने अपनी कमजोरी पे काम किया, तो उससे मुझे काफी फायदा हुआ। वेरी गुड प्रवीण। एक लास्ट सवाल है प्रवीण, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं इंटरव्यू करूँगा। कौन कौन से लोग रहे, उन लोगों को भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि सफलता में हम सफल तो हो जाते हैं लेकिन उन दौर को भूल जाते हैं। उन दौर को भूल जाते हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे वो दोस्त हो। उन सफलता में मुझे लगता है कि उनको भी क्रेडिट देनी चाहिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर उनको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनका ही
मेरे पे आशीर्वाद है और उनका साथ है जो आज मैं धीरे धीरे कुछ कर रहा हूँ। तो शुरुआत तो मैं अपने ग्रेजुएशन के सर से करूँगा, योगेश सर। फिर एमफिल में नीतू मैम बनी। फिर सर आप, और अभी गोपाल सर। तो काफी सीखने को मुझे मिलता है, और मित्रों का, क्योंकि उस समय जिस समय हम कोचिंग आया था उस समय काफी मित्र बन गए थे और ग्रुप में हमने तैयारी भी की थी। तो उन मित्रों का मैं नाम भी ले सकता हूँ, नेहा दी, साधना जी, वैशाली, मधु, कविता, दीक्षा, राहुल। इनसे काफी मैंने सर बहुत कुछ सीखा, और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ गलती कर रहा है, यहाँ ठीक कर, ऐसे होना चाहिए। तो दोस्तों का साथ बहुत जरूरी है, आपकी गलतियों के बारे में बताते हैं, साथ ही साथ गुरुओं का भी आशीर्वाद। तो इससे चीजें आसान होती। वेरी गुड प्रवीण। लास्ट सवाल है हमारा कि एक दौर होता है जीआरएफ करने से पहले का दौर और जीआरएफ के बाद का दौर, दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं? सर बहुत अंतर देखता हूँ। एक तो पहले आर्थिक रूप से आपकी समस्या सारी दूर हो जाती, पहली समस्या। और दूसरी बात, आपकी परेशानी भी दूर हो जाती कि आप कुछ कर नहीं रहे, थोड़ा आपको सहायता इससे मिलती रहती। तीसरी बात ये है कि आप आगे करने के लिए कुछ कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो आप किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जिस भी फील्ड में भी आपको तैयारी करनी है। तो इससे आप इस चीज से आप मुक्त हो चुके होते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए आप तैयार रहते हैं। तो काफी बहुत अंतर है सर। वेरी गुड प्रवीण, बहुत अच्छा। हर सवाल का आपने बड़े शिद्दत से जवाब दिया। तो दोस्तों, अंतिम कुछ पंक्तियां हम प्रवीण से लेंगे, फिर हम इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था, प्रवीण एक कवि भी हैं, बहुत अच्छा राइटिंग लिखते हैं और लिखते रहते हैं। तो प्रवीण से मैं कहूँगा कि वो ज़रूर अपनी कुछ पंक्तियों को सुनाएं आप सभी को। सर ये कविता सर उसी दौरान लिखी थी, संघर्ष के दौरान, और आपके लिए ही लिखी थी। हौसलों में इतनी उड़ान है, बेजुबान में भी इतनी जुबान है, होने को कुछ नहीं, पाने को सारा संसार है। गुरु के मार्गदर्शन से कठिन भरा सफर भी आसान है, यही उच्चतम गुरु की पहचान, अपने शिष्यों में दिया स्वाभिमान। दूसरी सर एक कविता मैं जरूर कहूंगा जो संघर्ष के दौरान मैंने लिखी थी, वो बिल्कुल जो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी सहायता करेगी। कर कोशिश मिलेगी मंजिल, कर कोशिश मिलेगी मंजिल, कठिनाई भरा है पथ, लड़ना होगा तुझे हर वक्त, तेरी राहों में आएंगे कई तूफान, ना घबराना ना डगमगाना, ले भीष्म प्रतिज्ञा जैसे अंगद का, ले भीष्म प्रतिज्ञा जैसे अंगद का पाप। इससे पहले सर मेरा भी एक सवाल है, जरूर। मैं चाहता हूँ अपने लिए भी और जो तैयारी कर चुके हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जरूर। सर हमें जैसे एग्जाम हम ये क्रैक कर लेते हैं, हम पीएचडी कर रहे हैं और कुछ अदर की चीज की तैयारी हमें करनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए पहला, और दूसरा हम जो हम करें उसको हम दोनों समय के कैसे हम उसको बांटें, कि दो चीज करना काफी मुश्किल होता है, मैं इसको समझ रहा हूँ अभी इस दौरान। तो इसके बारे में सर आप प्लीज बताइए। बिल्कुल प्रवीण, दो चीज़ें हैं। देखिए, एक तो जीआरएफ के बाद आपने देखा होगा, जब मैं तैयारी करता था उस दौरान मैं आईएएस का मेंस भी दे रहा था, प्री भी दे रहा था, और साथ साथ मेरी तैयारी भी चल रही थी। उसी दौरान मैंने हिस्ट्री से भी जीआरएफ निकाला, हिंदी से भी निकाला और बुद्धिज्म से भी निकाला। तो मेन होता है कि समय को आपको बांटना है, और दो सवाल हमारे सामने आते हैं कि हम पहला प्रायोरिटी किसे दें। अगर आपने प्रायोरिटी को देख लिया, जैसे कि अभी आपका जीआरएफ ऑलरेडी हो गया, पीएचडी चल रहा है, जो मुझे लगता है पर्सनली, अगर पीएचडी के लिए आप 2-3 घंटे भी अगर देंगे तब भी काम बन जाएगा। तो उन 2-3 घंटे को अलग कर दें। हर बच्चे को मैं कहता हूँ, आपने देखा होगा IITian आईएएस टॉप करते हैं, या कोई डॉक्टर आईएएस टॉप कर जाते हैं। आईआईटीएन को 10 से 12 घंटे डेली काम करना पड़ता है, फिर उनके पास मुश्किल से 4-5 घंटे होता है, फिर वो आईएएस कैसे टॉप कर देते हैं। मतलब टाइम का मैनेजमेंट। मैं बहुत सारे बच्चों को कहता हूँ, मेरे अंदर बहुत दर्द छिपा हुआ है, मैंने खुद आईएएस की तैयारी 10 साल 12 साल किया। मुझे लगता है कि कोई बच्चे मिले जो आईएएस की तैयारी के, जैसा कि आप भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीआरएफ करने के बाद बच्चों में दो चीज़ मैं पर्सनली देखता हूँ। एक, डेडिकेशन कम हो जाता है, जो डेडिकेशन उसे जीआरएफ पाने की थी, कहीं ना कहीं उनमें मैं कमियां देखता हूँ कि जीआरएफ के बाद अगर आर्थिक सोर्स, क्योंकि देखिए
आर्थिक संघर्ष भी लोगों को आगे बढ़ने को मजबूर कर देता है। जैसा कि मार्क्स ने कहा था कि खोने को कुछ नहीं है और पाने को सारा संसार है, सर्वहारा के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन जब हमारा बैकअप बन जाता है ना, तो हम उस ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अगर हम दो चीज को लेके चले, और बहुत करता है, आपको अगर 3-4 घंटे आप पीएचडी को दे रहे हैं, इधर 10 घंटे आप किसी भी कंपटीशन को दे रहे हैं, आराम से पास कर जाएंगे। समय का मैनेजमेंट यही है। और समर्पण, देखिए प्रायोरिटी देना। जैसे आप जीआरएफ की तैयारी कर रहे होंगे, उस दौरान आप हो सकता है एमफिल भी कर रहे हो, पीएचडी भी कर रहे हो, लेकिन प्रायोरिटी आपने किसको दिया? जीआरएफ को दिया, जीआरएफ को दिया। उसी तरह से अब जीआरएफ हो गया, पीएचडी चल रहा है, इन 5 सालों में क्या? या हमारा सवाल बनता है कि आपका 5 साल पूरा हो जाएगा, स्कॉलरशिप मिलना बंद हो जाएगा, उसके बाद क्या? हाँ सर। उसके बाद 2 ही ऑप्शन है कि आप कॉलेज में पढ़ाएं, या कॉलेज में पढ़ाएं, उनके लिए फिर लंबी संघर्ष की फेरिस्त में जाएं, या इस 5 साल में कुछ नया बन जाए। बहुत सारे लेक्चरशिप के फॉर्म आते हैं जहां डायरेक्ट नियुक्ति होती है, इंटरव्यू थ्रू या रिटर्न थ्रू, उसको क्रैक कीजिए। दूसरी तरफ अगर आपके अंदर जोश है तो मैं तो चाहता हूं आईएएस दीजिए, पीसीएस दीजिए, और इस 5 सालों में इतना मेहनत कीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं अपने बच्चों को आज डेडिकेट करता हूं ये बात, कि आपने जितनी तैयारी करके जीआरएफ निकाले हो मेरे साथ मेहनत करके, उसका 70% भी अगर आप आईएएस पीसीएस का दे दिया, तो आपको आईएएस और पीसीएस अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं अपने हर बच्चों को, आज लगभग 150-200 बच्चे जीआरएफ होंगे, हर बच्चे को मैं बड़े नजदीक से जानता हूं कि उन्होंने जीआरएफ के लिए कितना संघर्ष किया है, कितनी। प्रवीण, मैं वो दिन याद भूलता नहीं हूँ। हो सकता है कि 2-3 साल हो गए, लेकिन वो दिन नहीं भूलता हूँ कि जब 1 डिग्री टेम्परेचर होता था और डीयू के पार्क में बैठ के मेहनत करते थे। बहुत सारे बच्चों के जो होठ होता था वो सूख जाता था ठंड में, लेकिन वो डेडिकेशन, क्या अभी आपको वो डेडिकेशन है किसी कंपटीशन के प्रति? सवाल यही आता है कि अगर वो डेडिकेशन आ गया, तो फिर आपको कोई भी रिजल्ट से लेने से रोक नहीं सकता। मेरा कहना बस इतना है कि अगर आपने ठान लिया, कहता है ना, जहां हम ठान लिया उधर आधा काम तो वही हो गया। और हमें अपने संकल्प को, 2 ही कृष्ण बार-बार भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं संकल्प। अगर हम संकल्प लेते हैं कि हमें ये काम करना है, तो सवाल उठता है कि इस पर हम चलते कितना है। अगर हम इस पे चल गए तो रिजल्ट हो गया। तो इन चीजों में जो पर्सनली मुझे दिखता है, मैं सब छात्रों को कहना चाहूंगा, खास करके जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जो ऑलरेडी जीआरएफ कर लिए, कहीं लेक्चरर बन गए, कहीं एडहॉक पढ़ा रहे हैं, कहीं गेस्ट पढ़ा रहे हैं, उनको फ्यूचर और देखना चाहिए और बड़ा कुछ करना चाहिए। क्योंकि मैं इतना हार्ड वर्क इसलिए नहीं करता हूं कि सिर्फ आपको जीआरएफ तक रुक जाए, क्योंकि जब मैं हिंदी पढ़ाता हूं तो मेरा टारगेट होता है आईएएस। जितना मैं हिंदी पढ़ा देता हूं, उतना हिंदी तो आईएएस में भी नहीं आते हैं। आईएएस के भी सिलेबस हिंदी का मैं कवर करा देता हूं। अगर आप देखना चाहो तो आईएएस के सिलेबस निकाल के देख लो और मेरे पढ़ाए हुए से तुलना कर लो, आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक बार प्रवीण, आपको भी और सबको कहता हूं कि जैसे कहता है ना कि दुष्यंत जी की कविता मुझे बहुत याद आती है, हर इंटरव्यू में सुना ही देता हूँ। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मुझे याद है वो दिन जब हमने 2-4 बच्चों से शुरू किया था, ज़्यादा नहीं था, 2-4 था। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन हर वक्त मैंने अपने कर्म को ही धर्म जाना है। हमने अब कभी भी अपने कर्म में कमी नहीं की और आज भी कमी नहीं करते। उस कर्म का फल है कि हमारा रिजल्ट होता है, हर साल होता है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि इस बार भी हमारा रिजल्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा कर्म 100% है। देखिए, जहां कर्म में पवित्रता होगी प्रवीण, वहां सफलता जरूर होगी। कर्म में कोई लोभ नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए कि हम कर्म इसलिए कह रहे हैं कि हमें ये मिले। निष्काम कर्म, जो भागवत गीता बार-बार हम अगर किसी बच्चों के लिए कर्म कर रहे हैं, चाहते हैं वो सक्सेस करे, तो उनके प्रति मेरा कोई लोभ नहीं है कि वो जीआरएफ कर जाएगा, नौकरी लग जाएगा तो हमें कुछ मिलेगा।
हमारा कर्म क्या है। हर इंसान अगर ये सोच ले, चाहे वो छात्र हो या टीचर हो, हमारा कर्तव्य क्या है। जिस दिन वो अपने कर्तव्य को जान गया, उस दिन वो एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे इंसान तो बनेंगे ही, और जिंदगी में वो सफल भी होंगे। पर्सनली मुझे ये लगता है, और सबको मैं यही बात कहना चाहूँगा। इसी के साथ हाँ जरूर प्रवीण, बात कहना चाहूँगा सर, जरूर सर पैसा कोई कमा लेता है जी, लेकिन मान सम्मान इज्जत ये सब बहुत कम ही लोग कमा पाते हैं, और वो सर आपने किया है। काफी बच्चों को आपने पढ़ाया, मुफ्त भी पढ़ाया है। तो सर मैं सच बताऊं कि जीवन में आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आगे मैं कुछ बनना चाहूँ तो मैं आप जैसा बनना चाहूँ, क्योंकि मेरे मन में भी ये रहता है कि जितना मैंने लिया है उतना मैं दूं। जरूर जरूर जरूर। ये चीज़ मैं बार बार बच्चों को प्रवीण में बोलते रहता हूँ कि हम समाज में आए किस लिए हैं, किस लिए आए हैं। बस सिर्फ रोटी कपड़े और मकान के लिए आए, या हमारा कोई दायित्व भी है। यद्यपि ये मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे पास करने के बाद उन दायित्व को नहीं समझते। उन्हें ये लगता है कि सर अगर मैसेज कर रहे हैं तो उनके प्रति उनका कोई फ़ायदा है। मैं ये नहीं सोचता हूँ। मैं जो परंपरा शुरू किया हूँ, मैंने शुरू किया कि हम समाज में कितने परिवर्तन ला सकते हैं। मैं आईएएस बनने आया था, हमने आईएएस नहीं बन पाया, तो हमने एक नियम लगी, कोई ज़रूरी नहीं हम आईएएस बने, दूसरे थ्रू भी हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। हम क्या उस समाज में परिवर्तन ला रहे हैं? अगर ला रहे हैं, अगर मैं किसी घर में थोड़ी सी चिराग जला पा रहा हूँ, यही हमारी सफलता है। और इसी के लिए सबसे बड़ी खुशी है। यही सबसे बड़ी खुशी। आज जो इतने बच्चे के चेहरे पर खुशी देखता हूँ, वही मेरे लिए खुशी है, और असली टीचर वही है, मैं सारे को बोलता हूँ। तो आप सभी को प्रवीण बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल कर जुड़े, और जो भी बच्चे देख रहे हैं उन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और एक सबसे पहले तैयारी तो कीजिए ही, एक अच्छे इंसान भी बनिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छे इंसान बन गए तो बहुत कुछ आप बन जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर हम नए चेहरे के साथ मिलेंगे।